कैसे हो बच्चों? तो अपने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था घर्षण बल क्या होता है, एक्सप्लेन किया था गतिज घर्षण बल क्या होता है, स्थितिज घर्षण बल क्या होता है। जो गतिज घर्षण बल होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थितिज घर्षण बल क्या होता है वो स्वतः समायोजित सेल्फ एडजस्टिंग या वेरिएबल होता है। वो हमारा उसका अधिकतम मान होता है सीमांत घर्षण बल के बराबर, और अगर आरोपित बल सीमांत घर्षण बल से कम है तो आपका घर्षण बल स्थितिज घर्षण बल आरोपित बल के बराबर हो जाता है। साथ ही साथ उसमें हमने सीखा था कि कब वस्तु गतिमान है और कब वस्तु गतिमान नहीं है, ये हम कैसे पता करते हैं। अब चूंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी तो हमने इस घर्षण बल को दो पार्ट्स में बांट दिया है। पहले में स्थैतिक और गतिज घर्षण क्या होता है वो समझा था। आज समझेंगे हम, ये वीडियो हमारी थोड़ी छोटी होगी, इसमें हम समझेंगे कि आरोपित बल के साथ साथ घर्षण बल कैसे परिवर्तित होता है, या आप ये कह दो कि घर्षण बल के ग्राफ को समझेंगे। और दूसरा हम समझेंगे घर्षण कोण क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है घर्षण बल का बाह्य आरोपित बल के साथ परिवर्तन। ठीक, तो इसमें हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ में क्या है, सबसे पहले ये, तो एक्स अक्ष के अनुदिष्ट क्या है हमारा आरोपित बल, आरोपित बल F, जो किसमें है न्यूटन में। वाई अक्ष के अनुदिष्ट हमारा क्या है घर्षण बल, प्रदर्शित कर रहे हैं हम स्मॉल f से, वो भी न्यूटन में है। तो जब हमने अपना मेज का एग्जाम्पल देखा था, जब टेबल को आप पुश कर रहे थे तो जैसे जैसे आप बल बढ़ा रहे थे, जो आप धक्का लगाने के लिए जैसे जैसे आदमी उसमें बढ़ रहे थे, वैसे वैसे फर्श भी स्थैतिक घर्षण बल बढ़ाता जा रहा था। तो शुरुआत में आपका क्या होता है F बराबर Fs के, तो क्या ऐसे ऐसे चलता चला जाता। फिर एक सीमा आई थी कि जब आरोपित बल घर्षण बल से अधिक हो जाता है तब क्या होता है, वस्तु आपकी चलना शुरू कर देती है। ठीक है ना। तो जब आपका घर्षण बल उसके अधिकतम मान पे पहुंच गया तो अब क्या होगा, वस्तु चलना प्रारंभ कर देगी। अब इसमें एक और बात ध्यान दो, जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल किया उसमें हमने क्या निकाला, Fs मैक्सिमम तो हमारा कितना आया था 18 न्यूटन, और Fk कितना आया था 12 न्यूटन। तो जो आपका गतिज घर्षण बल है वो सीमांत से थोड़ा सा कम होता है, तो पहले वो गिरेगा घर्षण बल और फिर वो नियत होके चलना शुरू हो जाएगा। तो जो आपका ये मान होता है ये क्या होता है, ये है Fs मैक्सिमम, सीमांत घर्षण बल। यहां पे आपका क्या है, यहां F बराबर Fs है, घर्षण बल आरोपित बल के बराबर है। तो अब अगर हम ये, तो ये क्या हुआ आपका, ये हुआ Fs मैक्सिमम का मान। ठीक है, यहां पे आपका मान क्या आएगा, यहां क्या हो रही है, गति होनी प्रारंभ शुरू हो गई, और हमने कहा कि जो हमारा गतिज घर्षण बल होता है वो कांस्टेंट होता है। तो F के बराबर क्या हो जाएगा, म्यू के एन, ये क्या होगा कांस्टेंट। यहां पे क्या होगा, ये Fs मैक्सिमम बराबर म्यू एस एन, ये भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। यहां पे क्या होगा,
यहाँ पे Fs जो है हमारा, ये हमारा टोटल क्या कहलाएगा? स्थैतिक क्षेत्र, क्योंकि इसमें वस्तु आपकी विराम अवस्था पर है। ये जो चीज है इसे हम क्या कहेंगे? स्वतः समायोजित। स्वतः समायोजित है आपका घर्षण बल। जैसे जैसे बल बढ़ रहा है, आरोपित बल बढ़ रहा है, घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है। इस क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? गतिज क्षेत्र या गतिक क्षेत्र। वस्तु ने गति करनी प्रारंभ कर दी है। इस पॉइंट को क्या कहते हैं? विच्छेद। यहां पे क्या हो रहा है? विराम से वस्तु ने चलना शुरू कर दिया। तो घर्षण बल हमारा स्थैतिक घर्षण बल से गतिज घर्षण बल हो गया। तो ये है आपका ग्राफ। तो हमेशा ध्यान रखो, ये डिप, ये छोटी सी गहराई क्यों आती है? गहराई इसलिए आती है कि जब आप वस्तु चलना शुरू कर देती है तो घर्षण बल थोड़ा कम हो जाता है और फिर वस्तु हमारी चलती ही रहती है। वस्तु जब चलना प्रारंभ कर देती है तो उसमें जो घर्षण बल होता है वो सदैव सीमांत घर्षण बल से थोड़ा सा कम लगता है। तो यहां से ये जो इतना एरिया, ये हमें क्या बताता है? Fx maximum is greater than Fk, करेक्ट। तो ये होता है आपका ग्राफ। बहुत सिंपल है। न्यूमेरिकल्स हम कर चुके हैं तो बच्चे बस यही कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज है। न्यूमेरिकल्स किए हैं अभी, तो उससे हमारा सब कुछ ग्राफ बिल्कुल सिंपल है कि जैसे जैसे बल बढ़ रहा है तो आपका घर्षण बल भी बढ़ता जा रहा है। जब आपका घर्षण बल अधिकतम मान पे पहुंचा तो आप बल कितना भी लगा लो, अगर आपका बल इससे अधिक नहीं है तो वस्तु विराम पे ही बनी रहेगी। अब अगर आपने और बल बढ़ाया, बल इससे ज्यादा हो गया, तो ये घर्षण बल कम लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि वस्तु गति में आ जाएगी। नेक्स्ट हेडिंग हमारी आती है घर्षण कोण। घर्षण कोण इंग्लिश में से क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसमें एक बात बहुत ध्यान रखने वाली है, ध्यान देना मैं जो बोल रही हूं। एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम तभी निकालेंगे जब बात हमारे सीमांत घर्षण बल की हो रही हो, ठीक है। अगर ये बोला जाए कि ये एक गुटका है और इस पर आरोपित घर्षण बल कितना है? सीमांत घर्षण बल है, तभी हमारा घर्षण कोण आएगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो हमने कहा कि हमारे पास ये एक गुटका है जिसका द्रव्यमान m है, इस पर प्रतिक्रिया बल n ऊपर की लग रहा है। तो घर्षण कोण क्या होता है? घर्षण कोण होता है प्रतिक्रिया बल तथा सीमांत घर्षण बल के परिणामी, दो वेक्टर है, इन दो वेक्टर का परिणामी कुछ यहां होगा, के परिणामी, मैंने मान लिया परिणामी को P, के परिणामी तथा प्रतिक्रिया बल या अभिलंब बल के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। दोबारा से रिपीट करती हूं, किसे कहते हैं घर्षण कोण? प्रतिक्रिया बल तथा सीमांत घर्षण बल के परिणामी P और प्रतिक्रिया बल के बीच के कोण को थीटा कहते हैं। P तथा N के बीच के कोण को घर्षण कोण कहते हैं। और P क्या है? P है हमारा प्रतिक्रिया बल, प्रतिक्रिया बल N तथा, फिर से बोल रही, ध्यान दो, घर्षण बल नहीं, स्थैतिक घर्षण बल नहीं, सीमांत घर्षण बल, घर्षण बल का परिणामी है ये, परिणामी। P क्या है हमारा?
प्रतिक्रिया बल तथा सीमांत घर्षण बल का परिणामी, तो ये भी एक बल ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, कैसे निकालेंगे अब हम इसे। पहले तो सबकी वैल्यूज निकालो। ये mg हो गया, तो Fs मैक्सिमम क्या होता है हमारा, म्यू एस n के बराबर। ठीक है, अब ये थीटा निकालना है, तो इस टाइम पे आपको वेक्टर्स आने बहुत जरूरी हैं। वेक्टर्स नहीं आते हैं तो बच्चों समझ नहीं पाओगे, फिजिक्स में अटके रह जाओगे। तो सबसे पहले ये नहीं सोचो कि अब तो बहुत देर हो गई ये कुछ भी, सबसे पहले अगर वेक्टर्स में अटकते हो तो प्लीज सबसे पहले अपने वेक्टर्स क्लियर करो। जहां से समझ आता है वहां से क्लियर करो। मेरे चैनल पे भी वीडियोस हैं, वेक्टर को कैसे वियोजित किया जाता है, कैसे कोण निकालते हैं, कैसे विस्थापन है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया हुआ है, वहां से देखो। मैं ये नहीं कहती मेरे से ही देखो, जहां से आपको समझ आता है, जहां से अच्छा लगता है देखो और समझो पहले वेक्टर्स को। ठीक है, तो अब हमें ये थीटा निकालना है। थीटा निकालने के लिए देखो, क्या मैं इसे ऐसे बना सकती हूं, ये एफ एस मैक्सिमम है, ये एन है। ठीक है, ये हमारा आया परिणामी P। तो अगर मैं इस F को यहां पे ट्रांसफर कर दूं, ट्रांसफर मीन्स विस्थापन कर दिया हमने F का, F सीमांत हमारा यहां आ गया। थीटा क्या था, ये थीटा था। एक बार इसे समझ नहीं आ रहा तो इस फिगर को अगर मैं ऐसे मोड़ दूं तो ये कैसे बनेगी, ये n है, n के ऊपर ये Fs मैक्सिमम है, ये परिणामी P है। थीटा किसके बीच में कोण है, P और n के, ये थीटा है। तो थीटा निकालने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, लगाओ। टेन थीटा आपका क्या होता है, लल्लू आम लाया, कहो कैसे आया, लंब बटे आधार। जो थीटा होता है उसी की बेस लाइन को हमेशा हम आधार मान लेते हैं और उससे आगे की लाइन को लंब मान लेते हैं। ठीक है, बायो वाले बच्चे प्लीज कंफ्यूज नहीं हो इस चीज में। देखो मैथ का एक बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये वाला थीटा पूछा है तो ये आधार हो गया, जिसपे थीटा टिका हुआ है वो आधार होगा। आपका कर्ण कभी बदलता नहीं है, हाइपोटेनियस जो है वो कभी नहीं बदलता, सेम रहता है, केवल लंब और आधार बदलते रहते हैं। अगर इन्होंने ये थीटा पहुंच लिया तो अब की बार ये आधार हो गया, जहां से थीटा आपका जिस लाइन से टिका हुआ। थीटा हमेशा किसके बीच में होगा, कर्ण के और एक दूसरी लाइन के। जो वो दूसरी लाइन है वो हमेशा आधार, जो बचा वो बाकी लंब। इस थीटा के लिए ये वाली लाइन आधार। ठीक है, तो अब देखो लंब बटे कर्ण, यहाँ सॉरी लंब बटे आधार, तो यहाँ लंब क्या है, ये आधार n है। तो निकालो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अगर मैं से ABC बोल लूं तो क्या हो जाएगा, BC बटे AB। BC क्या है, Fs मैक्सिमम, AB क्या है, N। Fs मैक्सिमम का मान क्या है, म्यू एस n बटे n। ठीक, n से n कैंसिल हुआ तो टेन थीटा आपका क्या आया, टेन थीटा बराबर म्यू एस। थीटा बराबर क्या हो गया, टेन इनवर्स म्यू एस। तो घर्षण कोण का मान क्या होता है, घर्षण कोण बराबर होता है आपके स्थैतिक घर्षण गुणांक के, या ये कहो घर्षण कोण की, टेन को क्या बोलते हैं, टेंजेंट हिंदी में, आई थिंक स्पर्शज्या। घर्षण कोण की स्पर्शज्या म्यू एस स्थैतिक घर्षण गुणांक के बराबर होती है। ये आपका फॉर्मूला आ जाता है जो न्यूमेरिकल्स में यूज होता है। अगर मैं ये बोल दूं यहां क्या है, Fs है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा पाओगे। अगर Fs और Na का परिणामी कुछ है और फिर उस परिणामी और Na के बीच में जो थीटा है वो थीटा आपका घर्षण कोण नहीं है। घर्षण कोण हम कब लेंगे, तभी जब जो आपका स्थैतिक घर्षण बल है वो अधिकतम हो, मींस S मैक्सिमम हो। जब बात आपके सीमांत घर्षण बल
और प्रतिक्रिया बल के बीच में हो, तभी पिक्चर में आपका घर्षण कोण आएगा, अदरवाइज नहीं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा वो बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है और जेई में आया हुआ है, पर बहुत पुराने टाइम 1994 में आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें इन्होंने हमें कहा कि हमारे पास एक गुटका है 0.1 किलोग्राम का और हमने उस पे ऐसे 5 न्यूटन का बल लगाया। F कितना लगाया? 5 न्यूटन का बल लगाया और दीवार तथा ब्लॉक के बीच का घर्षण गुणांक म्यू इन्होंने हमें दिया है 0.5 है। अब क्या इन्होंने नहीं बोला कि ये स्थैतिक घर्षण गुणांक है या गतिज घर्षण गुणांक है। कई बार एक ही मान दे देते हैं और दोनों चीजें पूछ लेते हैं, तो सेम घर्षण गुणांक को आपको बार बार यूज कर लेना है। तो इसमें इन्होंने पूछा तो ब्लॉक पर कार्य करने वाले घर्षण बल का परिमाण है, वो हमें निकालना है, कितना होगा। जी दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड। तो सबसे पहले जो हमारा घर्षण बल होता है वो क्या होता है? आरोपित बल के विरुद्ध वो कार्य करता है। तो आप देखते हैं कि हमारा आरोपित बल क्या है। चलो देखो, इस पे एक किधर लग रहा है प्रतिक्रिया N और ये नीचे की तरफ mg लग रहा है। अब घर्षण बल किधर होगा? वैसे देखें तो हमारा घर्षण बल क्या होता है? हमेशा तल के समानांतर, मतलब इधर को लगना चाहिए, पर आरोपित बल तो बच्चे कहेंगे ये है 5 न्यूटन, तो घर्षण बल तो ऐसे लगना चाहिए। तो हमेशा इसमें ध्यान दो, इसमें आरोपित बल है कौन सा? आरोपित बल हम उस बल को कहते हैं जिसकी वजह से गति होती है। तो ये हमें इन्होंने कुछ ऐसा सा दे दिया कि ये आपकी बुक है, इसे गुटका मान लो, ये दीवार पे ऐसे चिपका हुआ है, मैंने ये हाथ से 5 न्यूटन का बल लगा के इसे रोका हुआ है। तो जो ये 5 न्यूटन का बल है ये इसे रोकने के लिए काम आ रहा है। इसमें गति किस बल की वजह से हो रही है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये बुक कैसे गिरेगी? नीचे की तरफ को बुक गिरेगी। नीचे क्यों गिरी? नीचे इस पे कौन सा बल कार्य कर रहा था? तो देखो तो ये F हो गया, इधर को ये ऐसे प्रतिक्रिया बल लग गया, नीचे भी तो लग रहा है ना, इसका भार mg। तो जो भार mg है वो है हमारा आरोपित बल। जब इस तरह के सवाल होते हैं तो इसमें हमारा आरोपित बल क्या होता है? आरोपित बल, जिस बल की वजह से गति होती है, वो कौन सा है हमारा यहाँ? mg। तो घर्षण बल किधर लगेगा? F, इधर की तरफ को हमारा घर्षण बल लगेगा। तो चलो अगर हम इसका FBD बना लें तो FBD कुछ ऐसा सा बनेगा, F mg, इधर की तरफ को 5 न्यूटन, इधर की तरफ को प्रतिक्रिया बल। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इस बल की वजह से क्या ये गुटका विराम में है या गति में है। वो हम कैसे पता करते हैं? हम निकाल लेते हैं अपना सीमांत घर्षण बल। अगर सीमांत घर्षण बल हमारे आरोपित बल, इसमें आरोपित बल क्या है? ये mg, इससे ज्यादा हुआ तो गुटका हमारा विराम अवस्था में है, अगर कम हुआ तो गुटका हमारा गति में है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम? Fs मैक्सिमम, वो क्या होता है? μs n। अब इन्होंने μs नहीं दिया, खाली म्यू दिया, तो हम यही मान इसमें रख देंगे। म्यू कितना हो जाएगा? 0.5। अब की बारी n क्या होगा? n हमेशा हम क्या रख देते हैं? mg। इसलिए मैंने आपको बोला था कभी भी n को mg रख के डायरेक्ट फॉर्मूला मत बना दो mg सॉरी, नहीं। यहाँ पे n का मान किसके बराबर है? देखो इसे FBD से 0.1 kg का है कुछ भार, तो n का मान किसके बराबर है? 5 न्यूटन। FBD से हमारा n क्या है? 5 न्यूटन और F S मैक्सिमम F S बराबर क्या है? mg, ठीक है। तो यहाँ पे रखो 5 न्यूटन, 5 5 25, 2.5 न्यूटन। आरोपित बल कितना है? mg निकालो, 0.1, m दिया हुआ है, g कितना है? 9.8 न्यूटन। तो जो सीमांत घर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है आपके आरोपित बल से। F अप्लाइड लेस देन है किससे? Fs मैक्सिमम से। सो पिंड किस में होगा? विराम अवस्था
और जब विराम अवस्था में होता है तो आपका घर्षण बल होता है वो किसके बराबर होता है? F अप्लाइड, आरोपित बल के बराबर। जितना आरोपित बल उतना ही घर्षण बल। तो Fs यहां किसके बराबर हो जाएगा? mg के, मीन्स 0.98 न्यूटन। आंसर बहुत ही प्यारे कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल है। बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं तो, और बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। होप सो ये अब आपका बिल्कुल क्लियर होगा। तो अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका जेईई मेन 2015 में आया हुआ है। तो इसमें इन्होंने क्या दिया, इसमें अब की बार इन्होंने हमें 2 पिंड दे दिए, और जो ये बुक में डायग्राम है थोड़ा सा रॉन्ग दिया हुआ है, ठीक है। एक ये ए है, ये बी है। बुक में कुछ ऐसा दिया है जैसा आपको क्वेश्चन में भी दिखाई दे रहा है कि दोनों गुटके टच नहीं कर रहे, पर वो एक्चुअल में टच कर रहे हैं, ठीक है। इस पे इन्होंने कहा कि इनके भार क्रमशः ए का भार 20 न्यूटन और इसका भार 100 न्यूटन है। भार दे दिए हैं, मीन्स क्या दे दिया, नीचे की ओर mg लगता है जो भार होता है वो इन्होंने दे दिया। इसका कितना है? 100 न्यूटन। इसका कितना है? 20 न्यूटन। कंफ्यूज नहीं होना, केवल द्रव्यमान ना देके भार दे दिए हैं, तो डायरेक्ट इन्होंने हमें mg का मान दे दिया है ए और बी के लिए। एक बल F द्वारा किसी दीवार पर दबाया जाता है। ये बल F द्वारा इस दीवार पे दबाया जा रहा है। A तथा B के बीच घर्षण गुणांक 0.1, B तथा दीवार के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। क्या दिया है? A तथा B के बीच घर्षण गुणांक, जिसे हमने क्या मान लिया? μ1। ये इन्होंने दिया है 0.1। B तथा दीवार के बीच घर्षण गुणांक, जिसे हमने मान लिया μ2, ये दिया हुआ है 0.15। दीवार द्वारा ब्लॉक बी पर लगा बल क्या होगा, वो हमें निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। तो यहां पे एक तो इसका क्या होगा, ए बी पे लगाएगा प्रतिक्रिया बल, बी ए पे लगाएगा प्रतिक्रिया बल। ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो जाएंगे, तभी तो ये विराम अवस्था में रुके हुए हैं यहाँ पे। तो ये हमने यहां से मिटा दिए, ठीक है। ये बल भी लग रहे हैं पर संतुलित है, तो हमें इनकी जरूरत नहीं है। दूसरा, दीवार बी पे लगाएगी प्रतिक्रिया बल N, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या आती है, ए बी पे लगाएगा घर्षण बल F1, बी ए पे लगाएगा घर्षण बल। जिस दिशा में ए लगा रहा है उससे विपरीत दिशा में लगता है। हमेशा दो गुटके होते हैं, तो जो घर्षण बल होते हैं, जो युग्म क्रिया प्रतिक्रिया युग्म हमारे बनते हैं, शुरुआत में जो समझाया था, स्ट्राइकर बोर्ड पे लगा रहा है, बोर्ड स्ट्राइकर पे लगा रहा है, ठीक है। तो ए यहां पे लिखो, ए द्वारा बी पर लगाया गया घर्षण बल, एक्चुअली ए द्वारा नहीं है, ए का जो तल है, जो सतह है, उसके द्वारा, वो हमने क्या मान लिया F1। और बी द्वारा ए पर लगाया गया घर्षण बल भी कितना होगा, उतना ही होगा, पर विपरीत दिशा में होगा। तो इधर की तरफ को भी हमारा क्या लगेगा, एक F1, करेक्ट, ठीक है। अब दूसरी चीज देखो, दीवार द्वारा बी पर लगा घर्षण बल, बी किधर को जाने की कोशिश करेगा, इधर को। घर्षण बल किधर को लगेगा, इधर को, F2। ये हमारा क्या है, दीवार द्वारा बी पर लगाया गया घर्षण बल कितना है, F2, ठीक है। अब चलो FPD बनाते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज क्लियर कर देते हैं थोड़ा सा, नहीं तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। ए का बी पे प्रतिक्रिया बल
N1 B का A पे प्रतिक्रिया बल बराबर ही होंगे तभी कैंसिल करेंगे N1। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले बनाते हैं FBD A के लिए। तो A के लिए अगर FBD बनाओगे तो कौन कौन से बल लग रहे हैं, नीचे की तरफ को 20 न्यूटन, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, घर्षण बल F1, इस पे इधर की तरफ को क्या लग रहा है F, इधर की तरफ को क्या लग रहा है N1। तो इक्वेशन लिखेंगे अगर हम A के लिए, पिंड A के लिए F बराबर N1 और दूसरी क्या हो जाएगी F1 बराबर 20 न्यूटन। अब पिंड B के लिए करो, पिंड B के लिए करो भाई चेक। इसमें हमारा क्या है, B का बनाओ तो कौन कौन से लग रहा है, इस पे लग रहा है F2 इधर की तरफ को, ठीक है, और F1 नीचे की तरफ को 100 न्यूटन भी किधर को लग रहा है, नीचे की तरफ को, इधर की तरफ को A के द्वारा लगाई गई प्रतिक्रिया, इधर की तरफ को प्रतिक्रिया एंड इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, N बराबर N1 और F2 बराबर F1 प्लस 100N। अब मैंने ये सब क्यों लिखा, ये सब इसलिए लिखा कि कई जगह पे डायरेक्टली क्या लिख देते हैं, वो फिगर बना के डायरेक्ट लिख देते हैं F बराबर N। ये जो F है ये इस N के बराबर है, तो कैसे है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये देखो F बराबर भी N1 है और N बराबर भी N1 है, इसलिए F बराबर N आपका हो जाता है। अब हमें निकालना है कि द्वार के द्वारा B पर लगाया गया बल क्या होगा, F2, इसका मान हमें निकालना है, रख दो मान, F2 बराबर F1 कितना है 20 प्लस 100 मीनिंग 120 न्यूटन आंसर। दो टुकड़ों करके दिखा दिया, दो के बजाय अगर वो 10 भी रख दे तो भी आप डायरेक्टली निकाल लोगे कि उसकी वैल्यू क्या होगी, क्या होता चला जाएगा। करके देखना, इस 2 की बजाय की बार 3 टुकड़े रख लेना, फिर देखना कि आपका आंसर कैसे आता है, क्या पैटर्न बन रहा है। तो उसमें आपको क्या मिलेगा कि जो ये आपका फाइनल है, जो फाइनल वाले पे दीवार के द्वारा जो लग रहा घर्षण है वो सबके घर्षण के साथ जुड़ता चला जाएगा। अगर ये F1 है तो इस पे फिर दूसरे की वजह से यहाँ F2 लग रहा होगा, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F1 प्लस जो नीचे की ओर उसका भार लग रहा है वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बड़ा ही प्यारे न्यूमेरिकल है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, शायद कॉन्सेप्ट सही से समझ नहीं पाते या समझाया नहीं जाता, पर आजकल आप लोगों को बहुत फायदा है। हमारे टाइम पे जो टीचर ने बताया है वो ही समझना है। आपके पास एक नहीं 1000 टीचर हैं, 1000 तरीके हैं, ढूंढने वाला होना चाहिए, पढ़ने वाला होना चाहिए, जिसे पढ़ना है, जिसे ढूंढना है कि कैसे होगा, कैसे समझा जाएगा। ठीक है, तो बच्चों जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, मेरा मानना यह है कि अगर मैं एक बच्चे को अच्छी लग रही हूँ तो शायद दूसरे को मेरा पढ़ाया वो समझ नहीं आएगा, उसे मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रही कि आप मुझे ही देखो, मैं ही बेस्ट हूँ, जिससे आपको समझ में आ जाए वो आपका बेस्ट टीचर है और आप उसी के साथ ही टिको। फिर आप इधर उधर यहाँ वहां भागते हुए नहीं घूमो। कई बार क्या होता है कि हर टीचर का बताने का तरीका अलग होता है, तो कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जिस टीचर का आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज मुझे बहुत अच्छे से समझ आ रही है, मेरे एक फ्रिक्वेंसी मैच हो रही है, तो आप वहां स्टिक कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको जो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो, आई एम ऑलवेज ओपन फॉर यू। ठीक है, पर प्लीज स्टिक टू फिजिक्स प्रॉब्लम्स। फिजिक्स से रिलेटेड जो वीडियो से रिलेटेड इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका कंफ्यूजन थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है तो प्लीज जो मेरी ये जीमेल आईडी आपको दिखाई दे रही है, आप उस पर मुझे मेल कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं और इजी और अच्छी तरीके से आपको समझा पाऊं, आपका जो कंफ्यूजन है वो मैं दूर कर पाऊं। पर एक बात जरूर है, कंफ्यूजन पूछने से पहले एक नहीं 2 बार चीजों को पढ़ो, 2 नहीं 3 बार पढ़ो। तब भी आपको लग रहा है कि वो चीज क्लियर नहीं हो पा रही है, देन मेल मी,
कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, मेल मी, पर वो काम नहीं करना। हेडिंग पढ़ी, ऊपर ऊपर से पढ़ा, समझ नहीं आ रहा, चलो दर समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो प्लीज पढ़ते रहिए, खुश रहिए। और मेरा चैनल नया है, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ कि एक अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको दे सकूं। यहाँ केवल हम 11वीं पास करने के लिए नहीं पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं अपना कल सुधारने के लिए, अपने कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करने के लिए। तो जितना हो सके प्लीज शेयर इट। न्यू चैनल है, ग्रो करने में हेल्प करें अपने सीनियर्स के साथ, जो 12th में हैं, जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ भी प्लीज शेयर इट। थैंक यू।